नमस्ते। मैं हूं आपका एआई टीचर और स्वागत है हमारे YouTube चैनल नोटबुक एलएम क्लासेस में। यहां हम किताबों को सिर्फ पढ़ाते नहीं हैं बल्कि उन्हें सुनाते हैं। और अपनी कल्पना की शक्ति से उन्हें महसूस कराते हैं। आज हम 12th बिहार बोर्ड के हिंदी विषय की किताब दिगंत भाग 2 के गद्य खंड की एक गहरी पड़ताल, एक डीप डाइव शुरू करने जा रहे हैं। कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम सालों बाद किसी पुराने दोस्त या रिश्तेदार से मिलते हैं और हैरान रह जाते हैं कि वो कितना बदल गया है। वो चुलबुलापन, वो शरारतें, वो बेबाकी, सब कहाँ चला गया। बिल्कुल। आज हम इसी बदलाव की एक गहरी और साइकोलॉजिकल परत को समझने की कोशिश करेंगे, और वो भी हिंदी साहित्य के एक बहुत बड़े नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय के जरिए। बिल्कुल। और हमारे पास जो नोट्स हैं वो अज्ञेय की जिंदगी और उनकी एक बेहद मशहूर कहानी रोज, उसके बारे में है। हाँ, तो आज हम इन्हीं को खंगालेंगे और देखेंगे कि कैसे अज्ञेय एक कहानी के जरिए किसी इंसान के अंदरूनी वजूद के धीरे धीरे खत्म हो जाने की प्रक्रिया को पकड़ लेते हैं। और ये जो खत्म होना है, ये किसी बड़े हादसे से नहीं बल्कि रोज रोज की एक जैसी जिंदगी से होता है। वही एक रास्ता। हाँ, तो हमारी आज की ये बातचीत इसी बात को समझने की कोशिश करेगी कि कैसे हालात और रोजमर्रा की बोरियत किसी इंसान की आत्मा तक को बदल सकती है। और अज्ञेय की कलम इसी मनोवैज्ञानिक बदलाव को पकड़ने में माहिर थी। तो चलिए इसे खोलकर समझते हैं। सबसे पहले ये अज्ञेय थे कौन, क्योंकि उनके बारे में जाने बिना मुझे लगता है उनकी कहानी की गहराई को पकड़ना थोड़ा मुश्किल है। सही बात है। हमारे स्रोतों के अनुसार उनका जन्म 7 मार्च 1911 को कुशीनगर में हुआ और उनके पिता एक बहुत मशहूर पुरातत्ववेत्ता थे। अच्छा। जिसका मतलब है कि बचपन से ही घूमना फिरना और अलग अलग संस्कृतियों को देखना उनकी जिंदगी का हिस्सा था। हाँ, और ये बात मुझे बहुत दिलचस्प लगती है कि इतना घूमने वाला इंसान, इतनी दुनिया देखने वाला व्यक्ति अपनी सबसे यादगार कहानियों में से एक में एक ही जगह पर फंसे हुए किरदार की बात करता है। बहुत अच्छा पॉइंट है। जैसे वो बाहरी दुनिया की आजादी और भीतरी कैद का फर्क दिखाना चाहते हो। बिल्कुल। और उनका व्यक्तित्व भी काफी जटिल था। वो संस्कृत, फारसी, तमिल कई भाषाएं जानते थे। वाह! एक तरफ बेहद अनुशासित और कम बोलने वाले, तो दूसरी तरफ विचारों से पूरी तरह आजाद और उदार। लाहौर, मद्रास, कश्मीर, उन्होंने शायद ही कहीं टिककर जिंदगी गुजारी हो, और इन सब तजुर्बों ने मिलकर उनके अंदर के लेखक को तैयार किया। और यहाँ एक गजब का कॉन्ट्रास्ट है। वो सिर्फ एक लेखक नहीं थे, वो एक स्वतंत्रता सेनानी थे, जिसके लिए वो जेल भी गए। हाँ। दूसरे विश्व युद्ध में उन्होंने सैनिक के तौर पर हिस्सा लिया। इसके अलावा वो पत्रकार थे, फोटोग्राफर थे और घुमक्कड़ तो थे ही। एक ही जिंदगी में इतने सारे किरदार। एक तरफ देश की आजादी के लिए लड़ने वाला क्रांतिकारी, और दूसरी तरफ अपनी कहानी में एक ऐसी महिला की कैद को दिखा रहे हैं जिसकी दीवारों को कोई देख नहीं सकता। और शायद यही वजह है कि वो उस कैद को इतनी गहराई से समझ पाए। अच्छा, एक सैनिक के तौर पे उन्होंने अनुशासन और मौत को करीब से देखा होगा, जिसकी झलक हमें मालती के मशीनी जीवन और गैंग्रीन की थीम में मिलती है। एक क्रांतिकारी होने के नाते वो जानते थे कि जेल सिर्फ लोहे की सलाखों वाली नहीं होती। कुछ जेलें हमारे मन के अंदर होती हैं। बिल्कुल, हमारी आदतों में होती हैं। इसी वजह से शायद उन्हें हिंदी साहित्य में मनोवैज्ञानिक कहानी का प्रवर्तक कहा गया। ये शब्द सुनने में थोड़ा भारी लगता है। इसे आसान भाषा में कैसे समझ सकते हैं? इसे ऐसे समझ सकते हैं कि अगर एक कहानी एक फिल्म है, तो अज्ञेय से पहले ज्यादातर लेखक एक्सटर्नल कैमरा से शूट कर रहे थे। वो दिखा रहे थे कि समाज में क्या हो रहा है, घटनाएं क्या हैं। जैसे प्रेमचंद समाज का एक्सरे कर रहे थे। लेकिन अज्ञेय ने पहली बार कैमरा उठाकर किरदार के कंधे पे रख दिया, बल्कि उसके मन के अंदर ही लगा दिया। तो हमें सिर्फ ये नहीं दिखता कि किरदार क्या कर रहा है, बल्कि ये महसूस होता है कि वो उस वक्त क्या सोच रहा है, क्या महसूस कर रहा है। एग्जैक्टली। वाह! मतलब कहानी बाहर से अंदर की तरफ चली गई। अब हम सिर्फ घटना नहीं देख रहे बल्कि उस घटना का किरदार पर असर देख रहे हैं। हाँ। और उनकी इसी मनोवैज्ञानिक पकड़ को सबसे अच्छी तरह समझने के लिए हमें उनकी कहानी रोज के दरवाजे पर दस्तक देनी होगी। बिल्कुल। और कहानी का पहला नाम, जैसा कि हमारे नोट्स में है, गैंग्रीन था। हाँ, गैंग्रीन। और बाद में इसे बदलकर रोज कर दिया गया। ये दो नाम ही पूरी कहानी का सार बता देते हैं। ये तो कमाल का कनेक्शन है। मतलब गैंग्रीन एक शारीरिक बीमारी है जिसमें शरीर का कोई हिस्सा अंदर ही अंदर सड़ने लगता है, खत्म हो जाता है। और रोज उस बीमारी का कारण है। अच्छा।
आगे कह रहे हैं कि असली बीमारी वो रोज रोज की एक रास्ता है, वो बोरियत है जो धीरे धीरे इंसान की आत्मा को, उसके सपनों को, उसकी जिंदा दिली को सड़ा देती है। तो गैंग्रीन अगर नतीजा है तो रोज उसका हथियार है। वो किस माहौल में कदम रखता है? वो एक बदली हुई मालती को देखता है। राइट। और उससे भी पहले वो उस घर की खामोशी और उदासी को महसूस करता है। वो लड़की जो कभी चंचल, शरारती और बातूनी थी, अब एक थकी हुई, शांत और लगभग मशीन बन चुकी गृहिणी है। उसके जीवन में कोई उत्साह नहीं है, कोई उमंग नहीं है। वो किसी मेहमान के आने पर खुश नहीं होती, बस एक और काम की तरह उसे निपटाती है। ये पढ़ते हुए एक अजीब सी बेचैनी होती है। ऐसा लगता है जैसे हम किसी के घर में झांक रहे हैं जहां बाहर से सब कुछ ठीक है पर अंदर कुछ भी सही नहीं है। बिल्कुल। कहानी में कुछ बहुत छोटे छोटे लेकिन असरदार पल हैं, जैसे वो घर में टपकता हुआ नल, टिप टिप टिप। वो टपकता हुआ नल मालती की जिंदगी का साउंड ट्रैक है। वाह, क्या बात है। उस समय के बीतने की आवाज है, लेकिन उस बीतने में कोई संगीत नहीं, कोई उम्मीद नहीं। वो बस एक खालीपन है जो बूंद बूंद करके रिस रहा है। और ध्यान दीजिए मालती की बातचीत कैसी है। हाँ। जब कथावाचक उससे पूछता है कि वो कुछ पढ़ती लिखती नहीं, तो वो बस सपाट आवाज में नहीं कह देती है और फिर अखबार के टुकड़े को देखने लगती है, जैसे शब्दों से उसका रिश्ता ही टूट गया हो। और हमारे नोट्स में मालती के बचपन की ये घटना का जिक्र है, जब उसके पिता ने उसे एक किताब पढ़ने को दी थी और उसने गुस्से में उसे फाड़ दिया था। हाँ। उस विद्रोही लड़की से इस खामोश औरत तक का सफर, यही तो कहानी की त्रासदी है। बिल्कुल। वो विद्रोह पूरी तरह से कुचल दिया गया है, या कहें कि वो खुद ही अंदर अंदर घुटकर मर गया है। और सिर्फ मालती ही नहीं, उसका पति महेश्वर भी उसी मशीन का एक पुर्जा है। वो एक डॉक्टर है जो दूर एक डिस्पेंसरी में रोज गैंग्रीन के मरीजों का ऑपरेशन करता है। अच्छा। वो काम से घर आता है थका हुआ, बेजान। दोनों के बीच कोई प्यार भरी बात नहीं होती, बस जरूरत की बातें होती हैं। ये तो आज के दौर में जिसे हम बर्नआउट कहते हैं, उसका एक साहित्यिक चित्रण लगता है। सही पकड़ा आपने। ये कमाल है कि अज्ञेय ने बर्नआउट शब्द के पॉपुलर होने से दशकों पहले उस मानसिक और भावनात्मक थकान को पकड़ लिया था और उसे किसी कॉर्पोरेट ऑफिस में नहीं बल्कि एक घर के अंदर दिखाया था। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। ये सिर्फ उस दौर के मध्यवर्गीय समाज की कहानी नहीं है, ये किसी भी इंसान की कहानी हो सकती है जिसका जीवन एक अंतहीन रूटीन में फंस गया हो, जहां हर दिन पिछले दिन की कॉपी होता है। बिल्कुल। महेश्वर भी उसी बीमारी का शिकार है, बस उसका गैंग्रीन बाहरी मरीजों पर दिखता है और मालती का गैंग्रीन उसके अंदर पल रहा है। और उनका बच्चा टिट्टी वो तो यार सोता रहता है यार, रोता रहता है, एक चिड़चिड़ा सा बच्चा। मुझे लगता है कि वो बच्चा उस घर के घुटन भरे माहौल का प्रतीक है। अच्छा। कैसे? वो उस घर का इकलौता जिंदा और ईमानदार रिएक्शन है। वो बोल नहीं सकता, इसलिए वो बस रो कर अपना विरोध, अपनी बेचैनी जाहिर करता है। वो उस माहौल में सांस नहीं ले पा रहा। वो खुशी का स्रोत नहीं, बल्कि मालती के लिए एक और काम है, एक और जिम्मेदारी। कहानी में एक और सीन है जब महेश्वर आम लेकर आता है। एक बहुत ही साधारण सी घटना है, लेकिन अगे ने उसे भी कहानी के माहौल से जोड़ दिया है। हाँ, वो आम एक अखबार में लिपटे हुए हैं। मालती आम देखने के बजाय उस अखबार को पढ़ने लगती है। ये दिखाता है कि वो बाहरी दुनिया से जुड़ने के लिए कितनी भूखी है। उसे उस नीरस जीवन से बाहर एक झलक चाहिए। हाँ, लेकिन महेश्वर उसे टोक देता है। वो अनजाने में ही सही उसे वापस उसकी कैद में धकेल देता है। वो आम उस बेजान जिंदगी में रस का एक छोटा सा मौका हो सकते थे, लेकिन वो भी एक और तनाव का कारण बन जाते हैं। तो इन सब का क्या मतलब निकलता है? कहानी बिना किसी बड़े क्लाइमैक्स या समाधान के खत्म हो जाती है। कथावाचक एक गहरी उदासी और बेचैनी के साथ लौट आता है। कहानी हमें कोई जवाब क्यों नहीं देती? और यही अज्ञेय की खासियत है, क्योंकि असल जिंदगी में भी ऐसी स्थितियों का कोई आसान जवाब नहीं होता। सही बात है। वो कोई समाधान नहीं देते, बल्कि पाठक को उस स्थिति की गहराई का एहसास कराते हैं। वो चाहते हैं कि वो बेचैनी जो कथावाचक महसूस कर रहा है, वो हम भी महसूस करें। कहानी ये बताती है कि सबसे भयानक त्रासदी कोई बड़ी दुर्घटना नहीं, बल्कि रोज रोज एक ही ढर्रे पर जीते हुए धीरे धीरे खत्म हो जाना है। बिल्कुल। वो जो आखिरी सीन है वो दिमाग में अटक जाता है जब रात के 11 बजते हैं और मालती एक थकी हुई सपाट आवाज में कहती है 11 बज गए। ऐसा लगता है जैसे वो समय नहीं बता रही, बल्कि अपनी जिंदगी की सजा की एक और किश्त पूरी होने का ऐलान कर रही हो। बिल्कुल। वो समय की गुलाम है,
उसके लिए समय का मतलब कुछ नया होना नहीं, बल्कि सिर्फ एक रूटीन के एक और हिस्से का पूरा होना है। पति का खाना, बच्चे को सुलाना, बर्तन साफ करना। 11 बजने का मतलब है कि आज का चक्र पूरा हुआ, कल फिर यही चक्र शुरू होगा। वो एक पंक्ति 11 बज गए मालती की पूरी जिंदगी का सार है। ये कहानी पाठक को बेचैन कर देती है और सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हमारे आसपास भी कई मालती हैं जो खामोशी से अपना जीवन जी रही हैं, या कहीं हम खुद तो किसी न किसी रूप में इस रोज के शिकार नहीं हो रहे। बिल्कुल। यही एक महान लेखक की पहचान होती है। वो एक कहानी लिखता है, लेकिन वो हर पढ़ने वाले की कहानी बन जाती है। वो हमें अपने जीवन में मौजूद नीरसता के छोटे छोटे गैंग्रीन के बारे में सोचने पर मजबूर कर देता है। तो आज हमने अज्ञे के बहुआयामी व्यक्तित्व को जाना और देखा कि कैसे एक क्रांतिकारी, सैनिक और घुमक्कड़ एक घर की 4 दीवारी में कैद रूह की कहानी लिख सकता है। उनकी कहानी रोज के जरिए हमने इंसानी मन की उन गहराइयों को छुआ जहां शब्द कम और खामोशी ज्यादा बोलती है। हमने ये भी देखा कि कैसे बाहरी हालात और रोज की एकरसता किसी व्यक्ति के भीतरी स्वरूप को किस हद तक बदल सकते हैं, कभी कभी तो बिना उसकी जानकारी के ही। सही। ये कहानी एक चेतावनी की तरह है जो हमें अपने अंदर की जिंदा दिली को बचाए रखने के लिए सचेत करती है। और ये चर्चा मुझे एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। स्रोत में जिक्र है कि बचपन में मालती जिद्दी और विद्रोही थी। उसने एक किताब फाड़ दी थी। कहानी के मालती में उस लड़की की कोई झलक नहीं दिखती। तो क्या वो विद्रोही लड़की सच में मर चुकी है या बस उस उबाऊ जिंदगी की परतों के नीचे कहीं दबी हुई है, सो रही है? एक बहुत गहरा सवाल है ये। और ऐसा क्या हो सकता है, कोई घटना, कोई ख्याल, कोई हादसा जिससे वो पुरानी मालती एक पल के लिए ही सही फिर से बाहर आ जाए? अगर आपका कोई सवाल या विचार हो तो कमेंट करें। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद। जल्द ही मिलते हैं एक फ्रेश और एक्साइटिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सुनते रहिए और सीखते रहिए। जय हिंद।